हाय गाइस, चलिए आज के वीडियो को भी हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों, आज की ये हमारी क्लास सीएचएस की ही क्लास है। सीएचएस की ही क्लास को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। उसमें दोस्तों अभी उससे पहले मैंने आप लोग को राज्य राजधानी वगैरह मतलब देश राजधानी और उनके भौगोलिक उपनाम और कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह बता दिया था। अब बारी आई है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 193 है। मतलब दोस्तों एक प्रकार से समझिए, जैसे देखिए हमारे भारत में 28 राज्य और 28 राज्य का मालिक हमारे भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी को मिलाकर एक संघ बनाया गया है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ बोला गया। ठीक है, देखिए फिलहाल तो उस संघ में कितने लोग शामिल? 193 लोग शामिल। 193 लोग को मतलब समझ, 193 देश शामिल हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। उसमें उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। आगे देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय की भाषाएं हैं। मतलब इतनी भाषाएं उस कार्यालय में आप बोल सकते हैं। फिर जबकि कार्यालय भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। मतलब दोस्तों जबकि वहाँ की कार्यकारी भाषाएं जिस पे कार्य होंगी वो कौन सी है? एक इंग्लिश भाषा, एक हमारी फ्रेंच भाषा है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है। दोस्तों जैसे कि एक देश का झंडा होता है, वैसे सभी देश जहाँ मिले हुए हैं, जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। उसका भी एक झंडा है जिसकी जो पृष्ठभूमि है वो हल्की नीली है। ठीक है, और ऊपर पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यह प्रतीक है 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। फिगर आपको दिखेगा, आप देख लीजिए। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नए शामिल देशों में वर्ष सन 2002 में स्विट्जरलैंड। दोस्तों सन 2002 में स्विट्जरलैंड शामिल हुआ। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में सन 2002 में स्विट्जरलैंड शामिल हुआ, 190वां देश। ठीक है, और पूर्वी तिमोर 191वां देश सन 2000। पूर्वी तिमोर 191वां देश और सन 2006 में मोंटेनीग्रो 192वां देश है। सन 2011 में दोस्तों दक्षिण सूडान शामिल हुआ है। ठीक है, दक्षिण सूडान सन 2006 में 11 में शामिल हुआ और 193वां। मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं पूरे विश्व में 193 देश है। 193 देश को मान्यता दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंग हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए वहाँ पे महासभा, क्या है? महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसके संघ के सभी सदस्यों को देशों की सदस्यता प्राप्त है एवं उन्हें समान मताधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः सितंबर माह में न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क में क्यों होता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में ही है। मतलब दोस्तों कम से कम साल भर में एक बार तो सभी देशों को बुलाओ, ठीक है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त है। उसके बाद देखिए दूसरा है सुरक्षा परिषद। क्या है दोस्तों? सुरक्षा परिषद। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस तथा रूस। ठीक है, जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व है तब तक इन 5 की स्थायी सदस्यता बनी रहेगी। दोस्तों जब तक सुरक्षा परिषद रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में तब तक ये 5 सदस्य वहाँ के स्थायी रहेंगे, इनको कोई हटा नहीं सकता। आगे देखिए सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जिन्हें महासभा 2 वर्षों के लिए चुनती है। वही दोस्तों जो महासभा थे उन्हें 2 वर्षों के लिए अस्थायी 10 सदस्यों को चुनती है। 2 साल के बाद फिर उन्हें हटा के दूसरा। उसके बाद अगला देखिए क्या है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
इस परिषद के 54 सदस्य हैं। कितने हैं? 54 सदस्य, मतलब दोस्तों इसमें 54 देशों को रखा गया है। इसके कार्यों में युद्ध एवं शस्त्र की राजनीति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय आते हैं। मतलब दोस्तों युद्ध और शस्त्र की राजनीति को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा वो सब इसमें आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस न्यायालय में 15 सदस्य आते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। देखिए महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा जो निर्वाचित होंगे वही इसमें 15 सदस्य आएंगे। इसका मुख्यालय दोस्तों हेग यानी नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में है। अगला देखिए न्यास परिषद। न्यास परिषद इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। देखिए इसका मतलब थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ का उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व है। मतलब दोस्तों अगर आप समझिए एक प्रकार से, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो लोग क्या है आज़ाद नहीं थे, उसके प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ की दायित्व है। ठीक है, कुछ प्रशासन और सुरक्षा को लेकर किसका दायित्व है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। यहाँ क्या बात लिखी गई कि इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ का उन प्रदेशों उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। हमारा भारत भी उस समय स्वतंत्र नहीं था। आगे देखिए एक और है सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में एक महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। दोस्तों इसमें कुछ बताने लायक नहीं था। ठीक है, चलिए ये तो दोस्तों अभी हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं अपने भारत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे रक्षा और प्रतिरक्षा को लेकर। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है रक्षा ऑब्लिक प्रतिरक्षा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आए दिन पाकिस्तान से और चीन वगैरह से हम लोग की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मेरी झगड़ा नहीं होती, मतलब बॉर्डर से, मतलब भारत से क्या है उसकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो इसके लिए दोस्तों सैनिक वगैरह हैं, तो 3 प्रकार के सैनिक आप जानते हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए थल सेना के 7 कमानों, थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया। ठीक है, इसका जो मतलब दोस्तों कमान है वो 7 जगहों पे है। एक तो देखिए उत्तरी में है, फिर दक्षिणी में है, फिर देखिए मध्यवर्ती में है, पूर्व पश्चिम प्रशिक्षण और दक्षिणी पश्चिमी में है। तो देखिए उत्तरी में जो है वो 56 APO उधमपुर में है। ठीक है, और जो दक्षिणी में है वो पुणे में है, और जो मध्यवर्ती में है वो लखनऊ में, और जो पूर्वी में है वो कोलकाता में है, और जो पश्चिमी में है वो चंडी मंडी यानी चंडीगढ़ में है, और जो प्रशिक्षण शिमला में। ठीक है, पहले ना देखिए शिमला है, लेकिन बहुत सी बुक में आपको माहू यानी MP मिलेगा, जो कि गलत है, लेकिन वाकई में कहाँ है? शिमला है। और दक्षिणी पश्चिमी का कहाँ है? जयपुर में है। तो ये थे हमारे थल सेना के 7 कमान, जहाँ पे थल सेना वाले रहते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं नौसेना की। ठीक है दोस्तों, थल सेना हो गया, नौसेना। देखिए इसके 3 कमांड है, एक दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। दक्षिणी का कोचीन में है, पूर्वी का विशाखापट्टनम में है, पश्चिमी का मुंबई में है। ठीक है, उत्तरी में क्यों नहीं है? क्योंकि ये नौसेना यही जल सेना है, और जल सेना उत्तर में कहाँ रहेगी? आगे देखिए अब हमारी वायुसेना। वायुसेना की दोस्तों कुल मिला जुला के 7 कमांडे हैं। 5 कमांड क्या है? लड़ाकू कमांड है, और 2 कमांड उनका सहयोग देते हैं यानी समर्थक कमांड बोलते हैं। चलिए साथों के बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला पूर्वी क्षेत्र शिलांग में है। कहाँ है? शिलांग में। फिर पश्चिमी में है नई दिल्ली में। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है जोधपुर। दक्षिणी क्षेत्र में तिरुवनंतपुरम। प्रशिक्षण कमान है दोस्तों बेंगलुरु में, और रख रखाव कमान कहाँ है? नागपुर में है। आपको पता है डायरेक्शन कितने होते हैं? मुख्यतः तो भाई 4 ही होते हैं, बट 8 डायरेक्शन मिलता है हम लोग को। देखिए पूरब, कॉपी बुक किताब में सब यही होता है, मैप में। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये 4 डायरेक्शन। देखिए ये क्या था? उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर ना, क्योंकि यहाँ क्या था? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। थोड़ा सा अगर लिखें यहाँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो देखिए इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और
उत्तर पश्चिम। ठीक है, कुछ कुल मिला के 8 डायरेक्शन हो गए। अब अगला देखिए दोस्तों, भारतीय प्रक्षेपास्त्र हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वो जो भारत में रखे गए हैं हमला वगैरह करने के लिए, वो चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे नाम है, 5 नाम है। पृथ्वी है, त्रिशूल है, अग्नि सेकंड है, नाग है और आकाश है। पृथ्वी दोस्तों आप सतह से सतह तक इसे मार सकते हैं। इसकी दूरी 40 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक यह जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। त्रिशूल को भी दोस्तों सतह से सतह तक भेजा जा सकता है, 500 मीटर से लेके 800 किलोमीटर तक। और अग्नि सेकंड को दोस्तों मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र, माध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, देखिए 2500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक इसे नाग को दोस्तों सतह से वायु तक भेजा जा सकता है, 4 से 9 किलोमीटर। आकाश को सतह से वायु तक 25 किलोमीटर। ये भारतीय क्या है, प्रक्षेपास्त्र हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में भारत की प्रमुख तिथियां, जो कि राष्ट्रीय, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय जो होंगी वो हमारे भारत की, अंतर्राष्ट्रीय जो होंगी वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित होती हैं और वहाँ पे उस तिथि को सारे देश मिल के बनाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय तिथि होती है वो कहाँ पे, केवल भारत। जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय, यहाँ पे पहले लिखा हुआ कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस केवल भारत में मनाया जाता है। ठीक है, और जब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आएगा तो सारा विश्व मनाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले राष्ट्रीय। तो देखिए 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। 15 जनवरी थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस, बापू की पुण्यतिथि। राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मुक्तिकरण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। फिर देखिए 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, कल्पना स्मृति दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, रमन प्रभाव खोज की स्मृति में। और 1 अप्रैल को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस, दोनों एक ही तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए 15 अगस्त को जानते हैं स्वतंत्रता दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की स्मृति में, उसी दिन मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है, बिकॉज दोस्तों इन्होंने अपने 40 साल पूरे शिक्षा पे दिए थे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्पना दिवस, श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस या फिर सेना सेवा कोर दिवस। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन इसी दिन होता है 25 दिसंबर को। और क्रिसमस डे भी इसी दिन मनाते हैं। अब देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय तिथियां हैं जो पूरे, अब ये तिथि हमारा भारत ही नहीं विश्व के सारे देश मनाएंगे। जैसे 25 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पादन दिवस। उसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस, मतलब दोस्तों जो रंग को लेकर भेद करते हैं ना, उसका उन्मूलन भी हुआ था 21 मार्च को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 31 मई को विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस, मतलब मना किया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को विश्व योग दिवस। 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। तो दोस्तों ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस थे जिनके बारे में मैंने आप लोग को बेहतरीन तरीके से बता दिया।
अब बात करते हैं खेल, प्रमुख देशों के प्रमुख खेल। ठीक है, तो देखिए कुछ देशों के खेल भी जान लेते हैं। जैसे बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। इंग्लैंड का क्रिकेट है। स्पेन का मानव युद्ध या फिर सांड युद्ध, ठीक है, उसमें सांड लड़ते हैं। जापान में जूडो है। कनाडा में आइस हॉकी है, बर्फ पे हॉकी खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट, रूस में फुटबॉल, मलेशिया में बैडमिंटन, चीन में टेबल टेनिस, भारत में हॉकी, पाकिस्तान में भी हॉकी, ब्राज़ील में फुटबॉल। ठीक है, तो ये कुछ देश थे जिनके हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल भी देख लिया। आगे देखिए, कह रहा है कि खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। चलिए इसके बारे में भी देख लेते। तो देखिए, बेसबॉल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं, 5 इधर 5 उधर। बैडमिंटन में 1 या 2 भी हो सकते हैं, सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। जिम्नास्टिक में 8 इधर 8 उधर। कबड्डी में 7 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों 15-15 होते हैं। क्रिकेट में 11-11 होते हैं। लॉन्ग टेनिस में 1 या 2 हो सकते हैं। वॉलीबॉल में 6-6 होते हैं। वाटर पोलो में 7-7 होते हैं। हॉकी में 11-11 होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टेनिस और टेबल टेनिस अलग अलग चीज़ें। खो खो में 9 हो सकते हैं। बेसबॉल में भी 9 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते। तो दोस्तों आज हमने आपको कुछ चीज़ें बताई जो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी चैनल पे ही आप लोगों को सीएचएस की और भी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएगी। और जेएनवी के भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, उनकी भी क्लास चल ही रही है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इसको तैयारी कीजिए इसकी। अभी आप देखिए ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो आपको उसको क्वेश्चंस भी हल करने पड़ेंगे। शायद अब ख़त्म ही हो गया, तो आपको उसको क्वेश्चन भी कराएंगे हम। तो आप बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे, क्योंकि सारे चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो आपको खाली क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर आप लोग को देना है। तो चलिए अब देखिए, अगला वीडियो कल तक आ जाएगा आप लोग के लिए, उसमें आप लोग के क्वेश्चन रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।